नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूँ। आज के सेशन में हम लोग बात करते हैं समानता के अधिकारों की। आपको याद दिला दें कि पिछले सेशन में हम लोगों ने अनुच्छेद 14 के बारे में पढ़ा था। आज देखते हैं कि अनुच्छेद 14 का विस्तार कहाँ तक है। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं समानता के अधिकारों की। समानता के अधिकारों में अनुच्छेद 14 के बारे में हम लोगों ने कल चर्चा किया था। अनुच्छेद 14 में दो बातें लिखी गई थी। पहला, विधि के समक्ष समता का अधिकार, और दूसरा लिखा गया था विधियों का समान संरक्षण। विधियों का समान संरक्षण। और इन दोनों के बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में दोनों का अंतर समझा था। तो यहाँ विधियों के समान संरक्षण में एक बात निकल करके आई थी, भेदभाव। भेदभाव इस आधार पर मैं आपको कल बताया था कि एक व्यक्ति जो दिल्ली के टॉप स्कूल में पढ़ता है, बड़े खानदान का है, और एक व्यक्ति जो जनजाति इलाके से आता है, उसकी आर्थिक स्थिति काफी खराब है। अब उन दोनों को किस प्रकार से संरक्षण दिया जाए, इसी मुद्दे को लेकर के पहली बार भेदभाव का प्रावधान दिया गया था। इसी भेदभाव में ये डिसाइड किया गया था कि दोनों में समानता लाने के लिए आरक्षण जैसे नीति का प्रावधान करना पड़ेगा और साथ ही साथ संसद के विधियों का प्रावधान करना पड़ेगा। और हम लोग पिछले क्लास में ही देखे थे कि भेदभाव के दो रूपों को, कि भेदभाव जो होगा वह तार्किक आधार पर किया जाएगा, ना कि अतार्किक आधार पर। तो विधियों के समान संरक्षण में जो ये भेदभाव की बातें कही गई है, इसी को विस्तारित करते हुए अनुच्छेद 15 को जोड़ा गया। अब अनुच्छेद 15 में क्या क्या बातें कही गई थी और अनुच्छेद 15 का आधार क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अनुच्छेद 15 को अगर हम लोग देखें तो इसी डायग्राम के माध्यम से आप समझिए कि ये जो बड़ा गोला है ये अनुच्छेद 14 है, बाकी सभी इसके अंतर्गत आते हैं। यानी जो समानता का अधिकार है, समानता के अधिकार में अनुच्छेद 14 सबसे बड़ा है, जो अपने में 15, 16, 17 और 18 को लेकर के समाहित किया हुआ है। अनुच्छेद 14 में हम लोगों ने समानता के साथ साथ भेदभाव की बातें किया था। समानता और भेदभाव दोनों के बारे में चर्चा किया। अनुच्छेद 15 जो कहेगा वह भेदभाव के अभाव को लेकर के कहता है। भेदभाव का अभाव। अब भेदभाव का अभाव, अब एक तरफ आप देखिए कि अनुच्छेद 14 में समानता के साथ साथ भेदभाव की बातें की जा रही है। अनुच्छेद 15 कहीं कहीं 14 का उल्लंघन कर रहा है, कह रहा है कि किसी तरीके से भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब तो कहेंगे आप कि ये कौन सी दुर्घटना है। अब इन दोनों के बीच किस तरीके से मतभेद है और संविधान निर्माताओं ने इसे किस आधार पर
सुलझाया हुआ है उसे देखते हैं। तो अनुच्छेद 15 में आप देखें तो अनुच्छेद 15 में शुरुआती दौर में इसे 3 भागों में बांटा गया था। अनुच्छेद 15 में शुरुआती दौर में 3 भागों में बांटा गया। 15.1 में कहा गया कि केवल जाति, मूल वंश, धर्म, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। भेदभाव नहीं किया जाएगा। शब्द आप देखिए, केवल शब्द लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है? जाति के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। बाकी आधारों पर भेदभाव किया जा सकता है। अब प्रश्न ये आता है आखिर ये भेदभाव करेगा कौन? इस भेदभाव को राज्य के द्वारा किया गया है, यानी राज्य को यह आदेश दिया गया है कि राज्य इन आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा। अब आपके मन में ये विचार आता होगा कि राज्य क्या है। तो राज्य को समझने के लिए थोड़ा हम लोग समझेंगे। तो राज्य वह है जिसमें भारत के प्रत्येक संस्थाएं इसके अंतर्गत कार्य करती हैं। जैसे संस्था तो एक आपका संस्था हो गई। दूसरी चीजें आप देखें तो जिसे आप नॉर्मली कह सकते हो कि सरकार। अब अगर आपसे पूछा जाए कि भाई राज्य देखे हो क्या या सरकार देखे हो क्या, तो राज्य, अगर राज्य किसी स्पेशल स्टेट का नाम लिया जाए कि यूपी राज्य देखे हो तब तो आप बताओगे यूपी इधर है। लेकिन सिर्फ आपसे कहा जाए कि राज्य देखा है क्या, तो राज्य को तो आप देख नहीं सकते। राज्य सिर्फ एक क्या है? विचार है, एक भावना है, जिसे हम सिर्फ जानते हैं कि ये है परंतु ये दिखाई नहीं देता, एक अदृश्य है। सरकार भी ऐसे ही दिखाई नहीं देता, अदृश्य है। अब देखो इस राज्य के अंतर्गत कौन कौन से लोग आएंगे, तो इनमें आप देखेंगे तो संसद, संसद के साथ साथ विधानमंडल के सदस्य, विधानमंडल के साथ साथ मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री के साथ साथ पीएम प्रधानमंत्री, नगर पंचायत, नगर पालिका, डीएम, एसपी या जितने भी हैं जो भारत सरकार के अंतर्गत रह करके कार्य करते हो, यानी भारत में अपने कार्यों को करते हो, वो भी किसके लिए? जनता के लिए। जैसे बैंक, बैंक भी इसके अंतर्गत आएगी। बैंक हो गया, रेलवे हो गया, परिवहन हो गए, जितनी भी संस्थाएं हैं, जितना भी सब कुछ है जो सरकार के अंतर्गत होती हो, वे सभी राज्य हैं। अब देखिए यहाँ बात संस्थाओं की हो रही है। कुछ ऐसी भी संस्थाएं हैं जो आपके निजी भी हो सकती हैं और दूसरा सरकारी भी हो सकती है। अब देखिए प्रश्न ये उठता है कि क्या निजी संस्थाओं को भी राज्य कहना उचित होगा? तो याद रखिएगा कि सरकारी संस्थाएं, सरकारी संस्थाओं का मतलब जितने विभाग हैं वे सभी तो राज्य हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। परंतु निजी संस्थाओं में वे संस्थाएं आएंगी जो राज्य में भागीदारी निभाती हैं। जैसे आज के समय में आप देखोगे सरकार के द्वारा प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, अर्थात निजीकरण कर दिया जा रहा है। जैसे एग्जाम्पल आप देखें तो अभी कुछ समय पहले एयर इंडिया को टाटा के हवाले कर दिया गया। अब टाटा का कार्य क्या है कि एयर इंडिया को चलाएगा। अब एयर इंडिया में आप देखोगे तो वहां पर लोग ट्रैवल करते हैं। अब जब ट्रैवल करेंगे तो वो भी एक सामाजिक कार्य ही तो है। बस
बस में सवारी आती है तो सामाजिक कार्य ही है। बैंक में सेवा देने वाला कर्मचारी रखे गए, बैंक रखा किसके लिए रखे गए? ये सब व्यक्तियों के लिए रखे गए। और ये जो जितनी भी संस्थाएं हैं वो सब क्या है? सब राज्य में भागीदारी निभा रही है, क्योंकि ये लोगों के लिए कार्य कर रही है। तो प्रश्न ये है कि क्या निजी संस्थाओं को भी राज्य कहना उचित है? तो सारी निजी कंपनियां या सारी निजी संस्थाएं राज्य नहीं है, परंतु वे निजी संस्थाएं जो सामाजिक कार्यों में योगदान देती हों, वे सभी संस्थाएं राज्य हैं। जैसे आप देखिए तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा एम्स के साथ साथ रेलवे के साथ साथ जितने भी परिवहन हैं वो सब, ये सब आप देखिए रेलवे में भी अब देखिए कई सारे विभागों को सरकार प्राइवेटाइजेशन कर दे रही है। अब आप देखिए एयर इंडिया को भी इसमें रख सकते हैं। तो ये सभी जो है सब राज्य के अंतर्गत आएंगे। तो यहाँ राज्य का मतलब स्टेट मत समझिएगा। राज्य का मतलब ये तमाम संस्थाएं जो नागरिकों के लिए कार्य करती हो या नागरिकों की सेवा के लिए उपलब्ध कराई जाती हो, वे सभी राज्य हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अनुच्छेद जो 15 कहता है को हम राज्य जाति, मूल वंश, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। आगे क्या है कि अब प्रश्न उठता है कि क्या यह राज्यों पर ही सिर्फ लागू होता है, कि क्या राज्य ही केवल जाति, लिंग, मूल वंश इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, या नागरिकों के ऊपर भी लागू होता है? इसी बात को अनुच्छेद 15(2) के अंतर्गत संविधान निर्माताओं ने समझाने का प्रयास किया। अनुच्छेद 15(2) में कहा गया कि केवल ये जो 5 आधार मैंने आपको बताए ये सब में आने हैं। 5 आधार में जाति, लिंग, धर्म, मूल वंश और जन्म स्थान, इसके आधार पर भेदभाव नहीं होगा। तो अब कुछ बातों को इन्होंने विस्तार किया है, जैसे कुआं हो गया, कुआं के साथ साथ नदी हो गया, नदी के साथ साथ होटल हो गए आदि। नदी, कुआं, होटल सार्वजनिक रूप से जो नल बनाए जाते हो या जो भी चीजें सार्वजनिक हित के लिए हो या सार्वजनिक उपयोग के लिए हो, वे सभी पर किसी भी आधार पर, यानी ये जो 5 आधार हैं इनके आधार पर भेदभाव नहीं होगा। जैसे समझो कि कुआं है तो कुएं का पानी किसी जाति विशेष को पीने से रोका नहीं जा सकता। नदी है तो नदी को किसी विशेष रूप से यहाँ रोका नहीं जाएगा कि ये जाति का है तो इस जाति के लोगों को नदी में स्नान करने का अधिकार नहीं है। स्नानागार भी इसमें आप देख सकते हैं, स्नानागार, लेकिन स्नानागार में 2 तरीके के स्नानागार आते हैं। एक स्नानागार तो होगा निजी और एक स्नानागार होगा सार्वजनिक। तो याद रखिएगा कि जो निजी है, इस निजी स्नानागार में आपका कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। अर्थात कि आप कहें कि भैया निजी वाले में अंबानी के घर में हम जाकर के नहाएंगे, नहीं हमको अंबानी के घर में जाकर के नहाना है या उनके स्विमिंग पूल में ही जाकर के नहाना है, तो ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपने यूज के लिए बनाया गया है, अपनी कुशलता का प्रयोग करके अपनी कमाई के जरिए वो बनाया गया है, तो उसमें आप नहीं जाएंगे। वहां भेदभाव होगा, परंतु वह भेदभाव की कैटेगरी में नहीं आता, क्योंकि वो अपने उपयोग के लिए बनाया गया है। हाँ, सार्वजनिक उपयोग के लिए जो चीजें होंगी
उन पर इन आधारों पर भेदभाव नहीं होगा। तो यहाँ पर ये 15(2) विस्तार कर दिया गया। जब 15(2) विस्तार किया जा रहा था तो प्रश्न ये आया कि भाई जाति के आधार पर समझ में आएगा, परंतु लिंग के आधार पर महिला और पुरुष में भेदभाव कर दिया गया। महिला और पुरुष, अब आप कहेंगे कि लिंग के आधार पर भेदभाव को तो 15(1) के जरिए मना कर दिया गया, परंतु अब आप देखेंगे तो यहां महिलाओं के लिए विशेष सुविधा प्रदान की जा रही है। तो जब विशेष सुविधा प्रदान की गई तो वह आर्टिकल 15 के 3 के तहत दिया गया। अब 15(3) के तहत तो महिलाओं और बच्चों को विशेष सुविधा प्रदान की है। अब देखिए भेदभाव यहीं से जन्म हो रहा है। अनुच्छेद 14 में पहली बार भेदभाव आर्थिक रूप में किया गया और अनुच्छेद 14 का ही एक विस्तार रूप भेदभाव की परिभाषा को यहाँ महिलाओं को आधार, महिला एवं बच्चों को आधार बनाया जा रहा है। यानी महिलाओं और बच्चों को राज्य के द्वारा विशेष सुविधा प्रदान की जा सकती है। तो प्रश्न ये उठा कि क्या लिंग के आधार पर भेदभाव हो सकता है? तो लिंग के आधार पर बिल्कुल भेदभाव हो सकता है। यह किस आर्टिकल में रखा गया? आर्टिकल 15(3) के अंतर्गत रखा गया। इसका मतलब क्या कि क्या यह तार्किक है अथवा अतार्किक है? तो भाई आप अपने दिमाग से सोचिए कि महिला का व्यापार हो, महिला के साथ महिला के साथ अभद्रता हो, बच्चों के बाल्यावस्था का हनन किया जाए, तो क्या ये उचित है? तो आपके मन में आएगा ये विचार। तो संविधान निर्माताओं के मन में भी ये विचार चला, इसीलिए क्या किया गया कि महिला और पुरुष को विशेष सुविधा दे दी गई कि भाई इनके लिए विशेष सुविधा होगी। यानी बच्चों के बाल्यावस्था का ख्याल रखा जाएगा और महिलाओं को संरक्षण प्रदान किया जाएगा। अब इन्हीं आधार पर अभी आगे चल करके देखेंगे हम लोग कि इन्हीं आधारों को बना करके आगे किस तरीके से आरक्षण का मुद्दा सामने आता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर भेदभाव और समानता दोनों साथ साथ चल रहे हैं। तो भेदभाव के साथ साथ समानता जो आपको आर्टिकल 14 में भी देखने को मिला और आर्टिकल 15 में उसका विस्तार देखने को मिला। तो अब आइए देखें कि 15(4) क्या कहता है। अब देखिए यहाँ पर तो 15(4) के जानने के पहले आपको एक आर्टिकल के बारे में जानना जरूरी है। आर्टिकल 46। आर्टिकल 46 में ये बात कही गई है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति, अनुसूचित जाति एवं जनजाति का विशेष प्रावधान, यानी अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान का मतलब यहाँ क्या है कि उनको कुछ बेहतर सुविधा प्रदान की जाएगी जो समाज से हट करके हो। यानी समाज के अन्य वर्गों की अपेक्षा इनको कुछ ज़्यादा विशेष सुविधाएं प्रदान की जाएगी। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए ताकि समाज में समानता बनी रहे। भाई प्रत्येक आदमी जो है, अगर एक आदमी बड़े घर का है और एक आदमी जनजाति इलाके से आ रहा है तो भाई उसमें आर्थिक विषमता तो देखने को मिले, तो सामाजिक समानता तो उसमें है ही नहीं। तो अब इस आर्टिकल 46 में जो डीपीएसपी में रखा गया, नीति निर्देशक, तब आगे चल करके हम लोग इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो जो 15(4) में रखा गया, इसका शुरुआत क्या होता है? इसकी शुरुआत की अगर हम लोग पृष्ठभूमि देखें तो पृष्ठभूमि में आपको समझ में आएगा कि किस तरीके का आरक्षण का मुद्दा सामने आ जाता है। तो यहां देखिए दो बातें आई सामने। तो मद्रास सरकार ने 1950 ईस्वी में 1951
1951 ईस्वी में एक नियम बनाया। नियम क्या बनाया कि जाति के आधार पर मेडिकल कॉलेज में आरक्षण का प्रावधान कर दिया। अब देखो, मद्रास सरकार ने 1951 में एक नियम लेकर गया, यानी एक नीति बनाया कि हम अपने यहाँ मेडिकल कॉलेज में बच्चों को जाति के आधार पर, जाति का मतलब यहाँ पिछड़े वर्गों के लिए बात किया जा रहा है कि यहाँ पर जाति के आधार पर हम आरक्षण देंगे। तो भाई इनसे प्रश्न किया गया भाई आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। अब प्रश्न करेगा कौन, तो उसके लिए एक वाद आया था, चंपाकम द्वैराजन वाद। चंपाकम द्वैराजन वाद 1951 में आया और यह वाद पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब इनसे पूछा कि भाई तुमने किस आधार पर आरक्षण को लागू कर दिया, तो इन्होंने बताया क्या कि इन्होंने कहा कि भाई समाजवाद में आपको देखेंगे डीपीएसपी में अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान की बात कही गई, उसी के आधार पर हम आरक्षण को लागू करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई नहीं, ये तो मूल अधिकारों का उल्लंघन है, इसीलिए यह नीति ठीक नहीं है, इस नीति को तुरंत खारिज कर दिया जाए। यानी आप देखेंगे तो चंपाकम द्वैराजन वाद में जो मद्रास सरकार के नीति को रद्द कर दिया गया, यानी यहाँ जो आरक्षण की बातें कही गई थी उस आरक्षण के बातों को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। अब मुद्दा आगे बढ़ा। मुद्दा आगे कैसे? अब यहाँ आप देखोगे क्योंकि भाई हमारी अर्थव्यवस्था जो होती है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। एक तरफ हम समाजवाद को भी फॉलो करते हैं और दूसरी तरफ हम लोग पूंजीवाद को भी फॉलो करते हैं। अब यही दोनों मिलकर के मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अब समाजवाद का मतलब क्या है कि जहां पर सभी के बीच समानता हो। अब भाई समानता कैसे आएगी? समानता का मतलब ये है कि सभी परिस्थितियों में उनको समानता देखने को मिलना चाहिए। आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी हो, समाज में स्थिति उनकी अच्छी हो, शैक्षिक स्थिति अच्छी हो, इस बातों का ख्याल रखा जाए। तो भाई अगर इस तरीके से हमारे यहाँ मौलिक अधिकार को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा पहुंचेगा तो हम समाजवाद को भाई कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, जबकि आर्टिकल 38 में कहा गया है कि राज्य जो है समाज का कल्याणकारी होगा। अब कल्याणकारी बनाने के लिए हमको सबको समानता देना जरूरी है। अगर सुप्रीम कोर्ट इस तरीके के निर्णय को देगा तो भाई हम तो समाजवाद ला ही नहीं पाएंगे। तो क्या किया गया, इस मुद्दे को आगे बढ़ा करके एक संविधान संशोधन कर दिया गया। अब सरकार ने, संसद ने क्या किया, संसद तुरंत इसी मुद्दे को संज्ञान में लेते हुए पहला संविधान संशोधन कर दिया। पहला संविधान संशोधन 1951 में यह पहली बार किया गया। और जैसे पहला संविधान संशोधन हुआ तो इसमें अनुच्छेद 15(4) को जोड़ दिया गया। अब अनुच्छेद 15 में क्या बातें कही गई, आइए इसको देखते हैं। तो 15(4) के अंतर्गत जो संशोधन किया गया संविधान संशोधन के द्वारा, इसमें क्या बातें की गई? इसमें कहा गया कि शैक्षिक एवं सामाजिक दृष्टि से कमजोर व्यक्तियों को, कमजोर वर्गों को आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा।
अब देखिए, सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से कमजोर वर्गों को आरक्षण का प्रावधान दिया जाएगा, ऐसा पहला संविधान संशोधन में संसद ने नियम बनाया और एक आर्टिकल जोड़ दिया 15(4). अब कमजोर वर्गों को क्या कहा गया, स्पेशली एक शब्द लिखा गया जिसे बोलते हैं पिछड़ा वर्ग। तो पिछड़ा वर्ग के लिए, यानी जिनकी समाज में स्थिति कमजोर हो, जो शैक्षिक रूप से कमजोर हो, उनको पिछड़ा वर्ग बोला गया और इनको राज्य के द्वारा आरक्षण का प्रावधान किया गया। अब भाई, जब आरक्षण का प्रावधान हो गया तो आरक्षण की बात मैंने आपको पहले ही बताया, आरक्षण की बात मद्रास सरकार के द्वारा की गई थी और मद्रास सरकार ने जो मेडिकल में अपने यहाँ लागू किया था, वह आरक्षण जो है 2 आधारों पर देता था। आरक्षण 2 आधारों पर दिया। तो पहला तो ये कि जितने भी केंद्रीय विभाग हैं, केंद्रीय विभाग का मतलब जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी नौकरियां होंगी उनको, और साथ ही साथ सिविल सेवा में ये आरक्षण देंगे और यह आरक्षण टोटल 27% लागू होगा। ये मद्रास सरकार के द्वारा सबसे पहले कहा गया था, यानी केंद्रीय विभाग में और सिविल सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान होगा और 27% दिया जाएगा। मद्रास सरकार ने सबसे पहले अपने यहाँ प्रावधान किया गया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। अब उन्हीं के विपरीत में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बदलने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऐसा कुछ ना कर पाए, इसी वजह से संसद ने एक संविधान संशोधन किया और उस संविधान संशोधन के जरिए सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया। अब देखो, अब प्रश्न ये उठा कि भाई पिछड़ा वर्ग हम माने तो किसको माने? तो यहां पर प्रश्न उठा कि पिछड़ा वर्ग कौन होगा। तो कौन की समस्या आ गई, तो कौन की समस्या के लिए दूर करने के लिए एक आयोग का गठन किया जाता है। तो आइए उसके बारे में थोड़ा चर्चा करें। तो यहां पर आप देखेंगे तो जो पिछड़ा वर्ग की बात की गई, पिछड़ा वर्ग के लिए एक आयोग गठित किया गया। वह आयोग काका कालेलकर के नाम से जाना गया। काका कालेलकर। और इसी आयोग को गठित करने का कार्य किया था राष्ट्रपति महोदय। और यह आयोग कब बना? तो 1953 ईस्वी। तो याद रखिएगा कि पिछड़ा वर्ग को डिसाइड करने के लिए राष्ट्रपति के द्वारा एक आयोग बनाया गया जिसे काका कालेलकर के नाम से जाना जाता है। अब काका कालेलकर ये डिसाइड करेगा कि कौन वर्ग शैक्षिक और सामाजिक दृष्टि से कमजोर है। उन वर्गों को आरक्षण का सुविधा प्रदान की जाएगी। अभी भी आप देखोगे कि पिछड़ा वर्ग जो है, इस मुद्दे को साफ नहीं किया गया कि आखिर पिछड़ा वर्ग में आएगा कौन। ये कौन वाली समस्या दूर की जाती है कब? तो 1979 ईस्वी में आप देखेंगे तो एक आती है बीपी मंडल। बीपी मंडल की एक रिपोर्ट आती है। बीपी मंडल का मतलब है विंध्येश्वरी प्रसाद। विंध्येश्वरी प्रसाद मंडल। विंध्येश्वरी प्रसाद मंडल एक आयोग का गठन किया जाता है। क्यों? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि आप देखेंगे तो 1975 ईस्वी में इंदिरा गांधी के द्वारा आपातकाल लगाया जाता है और आपातकाल के दौरान उनकी पार्टी गिर जाती है, यानी सत्ता चली जाएगी। और सत्ता जैसे ही जाती है तो जनता दल की सरकार आ जाती है। अब जनता दल को तो भाई चुनावी मुद्दा को बनाने के लिए, चुनाव जीतने के लिए कुछ तो आधार होना चाहिए। तो उसने कहा कि मैं समाजवादी हूँ,
अर्थात मैं समाज के हितों में कार्य करना चाहता हूं। इसी वजह से जनता दल की सरकार ने एक मंडल की आयुक्त की नियुक्ति किया, यानी एक समिति बनाया जिससे बीपी मंडल के नाम से जाना गया। अब इस समिति ने क्या किया, समिति ने अपने रिपोर्ट में कहा क्या, कहा कि जो पिछड़ी जातियां हैं, पिछड़ी जाति ही पिछड़ा वर्ग है, पिछड़ी जाति ही पिछड़ा वर्ग है। अब देखिए, पिछड़ी जाति ही पिछड़ा वर्ग, ये तो डिसाइड करके छोड़ दिया। कुछ समय के बाद आप देखेंगे ये लागू नहीं हो पाया था, उसके पहले जनता दल की सरकार गिर जाती है। जैसे जनता दल की सरकार गिरी, इंदिरा गांधी की सरकार पुनः आ जाती है, और इंदिरा गांधी की सरकार में फिर परिवर्तन धीरे धीरे देखने को, वही समाजवादी के बारे में कई सारे परिवर्तन आप देखेंगे। 1976 में बहुत सारे प्रावधान किए गए, वैधशामा संविधान संशोधन जोड़ा गया और कई सारे प्रावधान किए जाते रहे। अब उसके पहले आप देखेंगे कि इंदिरा गांधी की कुछ समय के पश्चात हत्या हो जाती है। उसके बाद सरकार आती है तो वहां पर आप देखेंगे बीपी सिंह की एक सरकार आएगी 1990 में, बीपी सिंह की सरकार आएगी और 1990 ईस्वी में पिछड़ी जाति और पिछड़ा वर्ग का जो प्रावधान बीपी मंडल ने किया था, उस मंडल के आधार पर इसको लागू कर दिया जाएगा। आइए इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि क्या बातें हुई। तो बीपी सिंह की सरकार में क्या हो रहा है समझिए। बीपी सिंह जो सरकार थी, इसने बीपी मंडल आयोग को बीपी मंडल आयोग या समिति कहिए तो ज्यादा ठीक है, बीपी मंडल समिति की रिपोर्ट को लागू कर दिया। अब समिति की रिपोर्ट को लागू किया और इन्होंने प्रावधान क्या किया, प्रावधान ये कर दिया कि भाई केंद्रीय सेवाओं में, वही जो आपको पुराना मद्रास सरकार में देखा गया था, केंद्रीय सेवाओं में और साथ ही साथ सिविल सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान कर दिया। यानी आरक्षण केंद्रीय सेवाओं में भी लागू होगा और साथ ही साथ सिविल सेवाओं में लागू होगा। और यह आरक्षण जो होगा यह सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से कमजोर व्यक्ति होंगे। यानी सामाजिक एवं शैक्षिक व्यक्ति जो कमजोर हैं, वे व्यक्तियों के केंद्रीय सेवाओं में और सिविल सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। यह एक बात समझने योग्य है, आरक्षण अभी सिर्फ नीति है और इस नीति को सरकार के द्वारा बनाई जा रही है। अभी इसको किसी तरीके से संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया। अब संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया, इसीलिए हमेशा नीतियां परिवर्तन होती रहती, सरकार चेंज हुआ नीति परिवर्तन। अब देख रहे हैं यहाँ इंदिरा गांधी के समय कुछ और, जनता पार्टी के समय कुछ और, बीपी सिंह की सत्ता में कुछ और। आगे चल करके क्या हुआ कि एक कदम और आगे बढ़ा दिया। किसने एक कदम और आगे बढ़ाया? भाई मनमोहन सिंह ने। अब मनमोहन सिंह बेचारे कहें कि मैं समाजवादी हूं, और मैं समाजवादी हूं इसीलिए 93वां संविधान संशोधन करते हैं। और 93 संविधान संशोधन कब किया गया? 2005 में। 2005 में इन्होंने 93वां संविधान संशोधन करके ये बता दिया कि अब सभी सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से कमजोर वर्गों को
निजी एवं सरकारी संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। अब देखिए, यानी आप देखेंगे तो मनमोहन सिंह ने 93वां संविधान संशोधन करके ये बता दिया कि जो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय सेवाओं में बात किया गया था। इन्होंने कहा कि अब सभी सेवाओं में शैक्षिक एवं सामाजिक दृष्टि से व्यक्ति जो कमजोर होगा उनको आरक्षण दिया जाएगा, ऐसा कहने वाले मनमोहन सिंह थे। इन्होंने एक संविधान संशोधन किया, उस संविधान संशोधन को 93वें संविधान संशोधन के नाम से जाना गया। 2019 में क्या किया गया तो आप देखें तो 2019 में मोदी सरकार के द्वारा ये कहा गया कि आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग भी कमजोर वर्गों को आरक्षण दिया जाएगा। अब देखिए, आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों को भी आरक्षण दिया जाएगा, जिसमें आप जानते हैं EWS को 10% का आरक्षण दिया गया। अब ये प्रश्न आया कि भाई आर्थिक दृष्टि से कमजोर कौन कौन है, तो आर्थिक दृष्टि से कमजोर के लिए एक मानक रख दिया गया कि जिनकी वार्षिक आय 8 लाख से कम हो, 1 हेक्टेयर भूमि से, उनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि हो। इस तरीके से कुछ मानक बना करके आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों को लिए भी आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया। अब ये मैटर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने एक केस आया था इंदिरा साहनी बनाम इंदिरा साहनी वाद 1992 में आता है। इसी केस में ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आरक्षण का प्रावधान तो होगा, लेकिन यह किसी भी हाल में 50% से ज्यादा नहीं होगा। परंतु इंदिरा साहनी वाद के निर्णय को पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि अब आरक्षण 60% होगा, अर्थात 50% तो पहले से था, 10% ये जोड़ देने के बाद नए निर्णय के प्रावधान के अनुसार जो आरक्षण की सुविधा होगी वह 60% होगी। अब देखिए कि आरक्षण को बढ़ा करके 60% किया जाना कितना तर्कसंगत है, यह आप डिसाइड करिए। और दूसरी चीज क्या है कि जो संविधान निर्माताओं ने बातें कही थी कि भाई समानता लाने के मुद्दे को लेकर के, तो समानता में कहीं कहीं ठीक है, आरक्षण को लागू किया गया, तो कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो आरक्षण के मुद्दों को समर्थन देते हैं, कुछ उसके विपरीत बातों को लेकर के बात करते हैं। अब आरक्षण के मुद्दों को लेकर के क्या बातें होती हैं, इसके बारे में थोड़ा समझें। तो आरक्षण कितना तर्कसंगत है इसे देखें। तो आरक्षण में जो इसके विपरीत बातें की गई हैं, इसके अगर विपरीत बातें कहें तो विपरीत में आप देखिए, विपरीत में क्या किया गया कि भाई इस पे आप देखोगे तो कुशलता इसमें प्रभावित होती है, कुशलता प्रभावित होती है। दूसरी चीज आप देखोगे कंपटीशन या कह सकते हो प्रतिस्पर्धा कमजोर होती है। तीसरी चीज यह असमानता को जन्म देती है। ये ऐसे विपरीत विचारधारा वाले ऐसे बातों को कहते हैं। और कहीं कहीं आपके मन में भी ये प्रश्न आते होंगे, परंतु कुछ लोग इसके समर्थन में बात करते हैं। समर्थन में बोलने वाले कौन कौन से लोग हैं और क्या तर्क रखते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें क्या होता है, समानता पर बल मिलता है, समानता पर बल।
और दूसरी चीज अवसर की समानता सबको मिलती है, यानी सबको अवसर मिले। सबको अवसर मिले, इस बात की ख्याल रखा जाता है। और साथ ही साथ क्या होगा, सबको कंपटीशन में मौका मिले, बराबरी की भागीदारी, या कह सकते हो बराबरी की भागीदारी सुनिश्चित होती है इससे। बराबरी की भागीदारी, अब बराबरी की ये तो है क्या, ये समर्थन में बोलने वाले बातें हैं। संविधान निर्माताओं ने कहीं ना कहीं इस बात पर, मुद्दे पर बल दिया था, क्योंकि समाज में सबको समानता होनी चाहिए। परंतु समानता को देखते हुए राजनीति का मुद्दा कुछ बना, और कुछ राजनीति के जरिए कहीं न कहीं आरक्षण को लगातार बढ़ावा देता है। अब आरक्षण किस हद तक तर्कसंगत है, किस हद तक आपके मन में विचार आते हैं, ये आपका पर्सनल है, इस पे बोलना ठीक नहीं है। अब जो संविधान निर्माताओं के द्वारा और जो आज के विचारकों के द्वारा जो बातें कही जाती हैं, वह बातें आपके समक्ष मैंने प्रस्तुत किया। तो आगे भी हम लोग देखेंगे कि आरक्षण का मुद्दा जो उठा, इस आरक्षण के मुद्दे में किस वर्ग को कौन कौन से प्रावधान दिए गए और किस तरीके से इंदिरा साहनीवाद को आगे भी बढ़ाया जाता रहा, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप लोग को अगर ये सेशन अच्छा लगे तो आप इसे शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और आप अपना सहयोग हमें प्रदान करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, और मैं आपको इसी तरीके की तैयारी में आपके योगदान देता रहूँगा। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।